तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर क्विज या यूं कहें कि अर्थशास्त्र विषय पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट टाइप से, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पे कहीं भी चर्चा नहीं किया है, सिर्फ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और संभावना है कि इनसे संबंधित या इस टाइप से सवाल यूपीएससी 2026 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते आईएफए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निवेश सुविधा समझौते या समझौता यानी कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि विकास के लिए निवेश सुविधा समझौता एक विश्व व्यापार संगठन द्वारा किया गया समझौता है जिसका उद्देश्य अधिक निवेशक अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार करना है। दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य नीतियों को उदार बनाना तथा निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। तीसरा कथन है कि इसमें बाजार पहुंच, सरकारी खरीद और निवेशक राज्य विवाद निपटान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहां पे जो पहला कथन है सिर्फ यही सही है कि ये जो निवेश सुविधा समझौता है इसके संबंध में जो पहला कथन है कि विकास के लिए निवेश सुविधा समझौता एक विश्व व्यापार संगठन द्वारा किया गया समझौता है जिसका उद्देश्य है अधिक निवेशक अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार किया जाए। तो सिर्फ एक सही है, इसलिए यहां पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। और जो आईएफए है इसका उद्देश्य है निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कानूनी रूप से जो बाध्यकारी है प्रावधान उसको बनाना है। इसके अलावा आईएफ की बात करें, आईएफए यानी कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, तो ये क्या कवर नहीं करता है इसकी बात करें तो यह बाजार पहुंच, निवेश संरक्षण, सरकारी खरीद, विशिष्ट सब्सिडी या निवेशक राज्य विवाद निपटान जैसे क्षेत्रों को यह कवर नहीं करता है। यानी कि इसका जो उद्देश्य है निवेश नीतियों को उदार बनाना नहीं है, बल्कि जो निवेश प्रक्रिया है सिर्फ प्रक्रिया को सरल करने का काम करता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहां पे एक है। और प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी कंपनी या व्यवसाय को अति ऋणग्रस्त कहा जाता है यदि उसके परिचालन, नकदी प्रवाह और इक्विटी के मुकाबले उसका ऋण अत्यधिक उच्च है। दूसरा कथन है कि अधिक ऋणग्रस्त कंपनी को अपने ऋणदाताओं को ब्याज और मूलधन का भुगतान करना कठिन हो जाएगा। तीसरा, अधिक ऋणग्रस्त कंपनी सदैव दिवालिया हो जाएगी। बताना है इनमें से कितने सही है, केवल एक, केवल दो या फिर तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखेंगे, पहला कथन कि किसी कंपनी या व्यवसाय को अति ऋणग्रस्त कहा जाता है यदि उसके परिचालन, नकदी प्रवाह और इक्विटी के मुकाबले उसका ऋण अत्यधिक उच्च है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन है कि अधिक ऋणग्रस्त कंपनी को अपने ऋणदाताओं को ब्याज और मूलधन का भुगतान करना कठिन हो जाएगा। जब कोई कंपनी जब अति ऋणग्रस्त हो जाएगी तो ऐसा स्वाभाविक है, होगा। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है। और तीसरा कथन कि अधिक ऋणग्रस्त कंपनी सदैव दिवालिया हो जाएगी, ये असत्य है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सदैव दिवालिया हो, जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प पहला और दूसरा है, इसलिए सही जो विकल्प है वो बी हो जाएगा। केवल दो कथन सही है, पहला और दूसरा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मुक्त व्यापार समझौता एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सदैव द्विपक्षीय होता है, बहुपक्षीय नहीं। दूसरा कथन है कि मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को बहुत कम या बिना किसी सरकारी शुल्क, कोटा और सब्सिडी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है। तीसरा कथन है कि मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है। बताना है इनमें से कितने सही है, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखेंगे, पहला कथन है कि मुक्त व्यापार समझौता सदैव द्विपक्षीय होता है, बहुपक्षीय नहीं। तो ऐसा नहीं है, पहला कथन गलत है, क्योंकि एफटीए जो है ये दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, तो पहला कथन जो है गलत। दूसरा कथन है कि मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को बहुत कम या बिना किसी सरकारी शुल्क, कोटा और सब्सिडी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, यह सत्य है। तीसरा कथन यह भी सत्य है कि मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है। तो यहाँ पे दो कथन सही हैं,
दूसरा और तीसरा, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि मुक्त व्यापार समझौता निम्नलिखित में से किसे कवर करता है? निवेश संवर्धन, सुविधा और संरक्षण। दूसरा, डेटा स्थानीयकरण जैसे डिजिटल मुद्दे। तीसरा, सेवा व्यापार पर नियम। चौथा, बौद्धिक संपदा अधिकार। बताना है इनमें से कितने सही हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो ये सभी शामिल है इसमें। मुक्त व्यापार समझौता में निवेश संवर्धन, सुविधा, संरक्षण शामिल है, डेटा स्थानीयकरण जैसे डिजिटल मुद्दे शामिल हैं, इसके अलावा सेवा व्यापार पर नियम शामिल है और बौद्धिक संपदा अधिकार भी शामिल है। इसलिए यहाँ पे सभी चारों सही है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा कि ये सभी चारों शामिल है। और आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा सकता है? वचन नोट, ऋण पत्र, बीमा पॉलिसियां, शेयरों का हस्तांतरण, चेकों पर। अब बताना कि इनमें से कितने सही है, केवल 2, 3, 4 या 5। तो जो पांचों हैं ये सभी पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा सकता है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। असल में जो स्टाम्प शुल्क है हमारे देश में, ये कानूनी दस्तावेजों, वित्तीय साधनों और कुछ लेन देन पर लगाए जाने वाला कर का एक रूप है, जो कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के द्वारा शासित होता है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि सभी पांचों पर स्टाम्प शुल्क लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि आर्थिक विश्लेषण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी कि परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के महत्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पीएमआई एक अग्रणी संकेतक है जो व्यापार चक्र में होने वाले परिवर्तन के बारे में प्रारंभिक संकेत प्रदान करता है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्णय लेने के लिए पीएमआई का उपयोग करते हैं। तीसरा कथन है कि पीएमआई का जीडीपी वृद्धि और शेयर बाजार के प्रदर्शन के साथ अत्यधिक सह संबंध है। चौथा कथन है कि पीएमआई उपभोक्ता मूल्य आंदोलनों का विश्लेषण करके सीधा मुद्रास्फीति के रुझान को मापता है। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। केवल 1, 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3 या फिर ये सभी 1, 2, 3, 4। तो देखेंगे जो पहला कथन है वो सत्य है कि पीएमआई एक अग्रणी संकेतक है जो व्यापार चक्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में प्रारंभिक संकेत प्रदान करता है। दूसरा कथन ये भी सत्य है कि केंद्रीय बैंक जो है ये मौद्रिक नीति निर्णय के लिए पीएमआई का उपयोग करते हैं। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन भी सत्य है कि जो पीएमआई है ये जीडीपी वृद्धि और शेयर बाजार के प्रदर्शन के साथ अत्यधिक संबंध दर्शाते हैं। चौथे कथन की बात करें तो चौथा गलत है, क्योंकि क्या है, चौथा जो है ये सीधे मुद्रास्फीति को नहीं नापता है, बल्कि यह व्यावसायिक गतिविधि और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति को ट्रैक करता है, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव मुद्रास्फीति हो सकता है, लेकिन यह मुद्रास्फीति को डायरेक्टली नहीं नापता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए सही विकल्प सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान करने के लिए मानदंड नहीं है? घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक या जिसे डीसिप्स कहा जाता है, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, इसकी पहचान करने के लिए कौन सा भारत में मानदंड नहीं है? विकल्प ए है वित्तीय प्रणाली के भीतर परस्पर जुड़ाव। विकल्प बी है सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष आकार। विकल्प सी है लाभप्रदता अनुपात। विकल्प डी है अंतर न्याय क्षेत्रीय गतिविधि। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, लाभप्रदता अनुपात। यह एक डीसिप्स को पहचान करने के लिए मानदंड नहीं है। अब देखेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि केंद्रीय मूल्य वर्धित कर या जिसे सैनवर्ड कहा जाता है कि महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए कराधान प्रणाली को सरल बनाता है। दूसरा कथन कि इससे अतिरिक्त अनुपालन के कारण वस्तुओं और सेवाओं की समग्र लागत बढ़ जाती है। और विकल्प जो कथन 3 है कि यह कर बोझ को कम करके उत्पादन और नवाचार में पुनर्निवेश को प्रोत्साहित करता है। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं। केवल 1, केवल 2, 3 या फिर कोई नहीं है।
तो कथन एक देखें सैनिक के संबंध में, तो यह निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए कराधान प्रणाली को सरल बनाता है, ये तो सत्य है। और कथन 2 की बात करें कि इससे अतिरिक्त अनुपालन के कारण वस्तुओं और सेवाओं की समग्र लागत बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं है, नहीं बढ़ती है इससे। और क्योंकि ये क्या करता है, जो कैस्केडिंग टैक्स हैं उनको कम करके, समाप्त करके लाभ कम वो करता है, ठीक है। तो दूसरा, सॉरी, ये इससे अतिरिक्त अनुपालन के कारण वस्तुओं और सेवाओं की समग्र लागत बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं है, मतलब इससे लागत बढ़ती नहीं है बल्कि कम होता है। तो दूसरा कथन जो है ये गलत है। तीसरे की बात करें, यह कर बोझ को कम करके उत्पादन और नवाचार में पुनर्निवेश को प्रोत्साहित करता है, तो ये सत्य है। तो सही विकल्प यहां पे हो जाएगा ए, केवल एक, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि FRBM अधिनियम 2003 यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 और इसके संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए FRBM अधिनियम लागू किया गया था। दूसरा कथन है कि FRBM ढांचे के अंतर्गत राज्यों को अपना स्वयं का राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। और कथन 3 है कि FRBM संशोधन अधिनियम 2018 ने केंद्र और राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का 60% संयुक्त ऋण लक्ष्य निर्धारित किया है। बताना है इनमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल 2, 3 या फिर कोई नहीं। तो यहां पे देखेंगे कि पहला कथन सत्य है कि राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए FRBM अधिनियम लागू किया गया था, ये सत्य है। दूसरा कथन कि FRBM ढांचे के अंतर्गत राज्यों को अपना स्वयं का राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह गलत है ना, तो दूसरा गलत है। तीसरे कथन की बात करें कि FRBM संशोधन अधिनियम 2018 ने केंद्र और राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 60% संयुक्त ऋण लक्ष्य निर्धारित किया है, यह भी सत्य है ना। इसमें क्या है, 40% जो है केंद्र सरकार वहन करेगा और 20% जो है राज्य के लिए है, तो तीसरा कथन सही है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2 कथन, ये पहला और तीसरा। अब देखेंगे अंतिम 10वां प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 10वां है कि मंदी के बाजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मंदी का बाजार तभी शुरू होता है जब GDP लगातार 2 तिमाहियों तक सिकुड़ती है। और दूसरा कथन है कि मंदी के दौरान निवेशक अक्सर सोने और सॉवरेन बॉन्ड जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं। तीसरा कथन है कि मंदी के दौर में आर्थिक पूर्वानुमानों में लगातार ऊपर की ओर संशोधन होता रहता है। बताना है इनमें से कितने गलत हैं, केवल एक, केवल 2, 3 या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखिए, पहला कथन है कि मंदी का बाजार तभी शुरू होता है जब GDP लगातार 2 तिमाहियों तक सिकुड़ती है, ये गलत है, ठीक है। और दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कथन है कि मंदी के दौरान निवेशक अक्सर सोने और सॉवरेन बॉन्ड जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं, ये सत्य है ना। और तीसरे कथन की बात करें, तीसरा कथन कि मंदी के दौर में आर्थिक पूर्वानुमानों में लगातार ऊपर की ओर संशोधन होता रहता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, जो आर्थिक पूर्वानुमान होते हैं आमतौर पर नीचे की ओर संशोधित किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहला और तीसरा कथन जो है वो गलत है, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2 कथन गलत है, पहला और तीसरा, ठीक है। तो ये था हमारा UPSC 2026 के लिए क्विज अर्थशास्त्र पर, और उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया हो या आप कितने तैयार हैं इस चीज को भी आप चीज पे चेक कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।